जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए बच्चे। आज हम लोग बेटा शुरू करने वाले हैं हिंदी के 20 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ठीक है। जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम लोग 2020 सीरीज़ लेकर आए हैं बेटा। इस 2020 सीरीज में क्या करवा रहे हैं हम लोग, हर साल के 20 MCQ क्वेश्चन हर विषय की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली क्लास है बेटा, ठीक है। और ये क्लास निरंतर बोर्ड एग्जाम तक चलती ही रहेगी। इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहभागिता बनाने के लिए इसका प्रॉफिट आपको 100% बेटा 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट करिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो ऐसा बनाएं आपको उस तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बिना देर किए हुए बेटा हम लोग इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इस सीरीज़ का फ़ायदा बेटा आपको हर विषय में 20/20 दिलाना है, ठीक है। और हमारी और कोई इसमें कोई लक्ष्य नहीं है। हम आपको 20/20 इस 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक की क्लास में आपको हर एक 20 क्वेश्चन में लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन को हम बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा बता दो, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है बेटा, विधा पूछा है। तो विधा क्या है बेटा, तो विधा है ये आत्मकथा है। क्या है बेटा, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है ये, जरा आप ये भी बता दो। तो ये है बेटा हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है बेटा, हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की है। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन की एक और फेवरेट रचना है बेटा, एक और बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है। एक इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखना भाई, अगला क्वेश्चन क्या करना, संस्मरण लेखक में आप एक नाम जरूर याद रखना, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है। और इनकी जो संस्मरण रचना है उसका नाम है पथ के साथी। पथ के साथी, ठीक है। और इनकी रचना पूछ ले तो मेरा परिवार, है ना, ध्यान रखना, मेरा परिवार, ठीक है। और गिल्लू, गिल्लू, ध्यान रखना। ये सब क्या है, महादेवी वर्मा की रचना है। कहानी की बात कर लो तो हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की बहुत पूछा जाता है प्रथम कहानी, प्रथम कहानी। तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है बेटा, इंदुमती। क्या है, इंदुमती है, इंदुमती। इसके लेखक कौन है बेटा, तो इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। अच्छा, जीवनी की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। जीवनी की बात में क्या समझ लेते हैं, जीवनी में हम समझ लेते हैं कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। देखो अगर हमसे पूछेगा कलम का सिपाही जीवनी किसकी है, तो ये है किसने लिखा है बेटा, इसको अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है, अमृत राय। अमृत राय कौन है बेटा, तो मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं अमृत राय, ठीक है। इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे लिखा है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही। अच्छा, इसी कलम का सिपाही की अगर हमसे पूछ ले उपाधि किसे दिया गया है, अगर हमसे पूछ ले उपाधि किसे दिया गया है, तो हम बताएंगे बेटा प्रेमचंद। क्या बताएंगे, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, गबन गोदान।
बहुत पूछा जाता है, गबन गोदान। ठीक है, ध्यान रखना। तो कुछ ये इनकी फेवरेट रचनाएं हैं। देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन से मैंने कितने सारे आपके क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। मेरी कोशिश यही है बेटा कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाएं, ताकि आपको इस क्लास का 100% फ़ायदा मिल सके। तो जितने भी बच्चे हैं बेटा, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए कि वहाँ पे इतनी अच्छी क्लास बताई जा रही है। आपको इस क्लास का अंदाज़ा नहीं बेटा, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे ना तो आपको 20 क्वेश्चन हलवा लगेंगे, आप भयंकर तरीके से उसको फोड़ के आओगे। और ये हर विषय का चल रहा है, कोई एक विषय का नहीं। लिखे कागज कोरे की रचना है, तो लिखे कागज कोरे की रचना है बेटा, इसके लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी। कौन है बेटा? शांति प्रिय द्विवेदी इसके लेखक हैं, है ना। शांति प्रिय द्विवेदी इसके लेखक हैं। जरा इनके बारे में और सारी बातें करनी है, तो जरा इस क्वेश्चन में बताओ, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना बता दो बेटा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना के बारे में बता दो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना बता दो भाई। देखो, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की प्रमुख रचना है आंगन के पार द्वार, है ना। यही है ना, एक सेकंड देख लेते हैं भाई, है ना। नहीं, ये आगे की है, एक सेकंड बेटा, आगे की है ये। ठीक है, आपको है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। ठीक है, और इनकी एक रचना है जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई। ये इनकी फेवरेट रचना है। आगे के बता दो भाई। आगे की है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, और एक रचना बता दो, आंगन के पार द्वार। ठीक है, और इनकी रचना बता दो, नदी के दीप, नदी के दीप। ठीक है, और है कोई? और इनकी रचना बता दो जरा, और इनकी क्या क्या रचना है। ठीक है, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, है ना, बहुत अच्छी रचना। शेखर एक जीवनी। अच्छा, शेखर एक जो जीवनी है बेटा, आप यहाँ सोचेंगे कि शेखर एक जीवनी, तो ये जीवनी है। नहीं बेटा, ये उपन्यास है। ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, बहुत होशियार है एग्जामिनर। आपसे ये नाम दे देगा, आप सोचेंगे यहाँ जीवनी लिखा है तो ये जीवनी होगी विधा, लेकिन ये बेटा उपन्यास है। आप एकदम आराम से ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, इसको बैठा के रखना एकदम। ठीक है, एक इनकी और रचना ध्यान रखना भाई, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। ठीक है, इतनी रचनाएं आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आराम से ध्यान रखेंगे। आगे की कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, क्या है? उपन्यास है। माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले शंख बजे। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। रामचंद्र शुक्ल की रचना पूछ लिया, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना पूछ लिया हमसे, तो हम क्या बताएंगे भाई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है बेटा ये आपका कौन सा? त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी। और कौन से है? रस मीमांसा, रस मीमांसा। उसके बाद क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, उसके बाद और एक रचना ध्यान रखना बेटा, तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है,
अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इनका भैया बस्ती जिले के अगोना ग्राम में। अगोना ग्राम में, ठीक है। पिता का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल। माता का नाम क्या था? शायद हुलसी देवी था क्या कुछ, है ना। आप लोग कमेंट्स करके बता दिया करो कुछ, है ना। तो अब आगे की बता दो जरा, आगे की रचनाएं बता दो भाई, नीचे वाली रचनाएं, नीचे वाली रचनाएं बता दो, ठीक है। और तुलसीदास, एक और इनकी रचना ध्यान रखना बेटा, सूरदास, है ना। और चिंतामणि, चिंतामणि ये किसकी रचनाएं हैं? शुक्ल जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? शुक्ल जी की रचनाएं हैं, ठीक है। प्रलय के पंख, प्रलय के पंख किसके हैं बेटा? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना, ध्यान रखना, ठीक है। कालिदास की निरंकुशता के लेखक बता दो जरा। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद अच्छा, इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का इन्हीं ने संपादन किया है बेटा। क्या किया है? संपादन किया है। किसका? सरस्वती पत्रिका का, ठीक है, ध्यान रखना। चल अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा गया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास बताओ भाई। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी साहित्य का मौलिक उपन्यास क्या है भाई? जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। तो हिंदी साहित्य का चित्रलेखा नहीं है, है ना। हृदय, अब देखो, हृदय की परख ये भी नहीं है, अंतिम आकांक्षा ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु क्या है बेटा? उपन्यास है। क्या है मेरे बच्चे? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक है। अब परीक्षा गुरु ये रचना किसकी है बेटा? तो ये है लाला श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है बेटा? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। लाला श्रीनिवास दास की रचना है, ठीक है। चित्रलेखा के लेखक कौन है बेटा? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है। उसके बाद बता दो जरा, हृदय की परख के लेखक, हृदय की परख के लेखक, हृदय की परख के लेखक बता दो जरा। हृदय की परख के लेखक बता दो जरा आप सब। तो इसके हैं बेटा आचार्य चतुरसेन। कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी हैं। उसके बाद बता दो भाई, ठीक, हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युग के कौन कौन लेखक हैं? जल्दी से बता दो। शुक्लोत्तर युग के लेखक बता दो जरा। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक बता दो भाई, जल्दी बताओ। शुक्लोत्तर युग के आप लेखक बता दीजिए, है ना। चलो भाई, शुक्लोत्तर युग के लेखक, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है भाई? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इनके रचनाएं क्या क्या हैं भाई? तो इनकी रचनाएं हैं भाई, अशोक के फूल, अशोक के फूल, है ना, अशोक के फूल।
दूसरी इनकी रचना है बेटा कुटज, क्या है, कुटज। और एक तीसरी रचना है पुनर्नवा, पुनर्नवा, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद की लहर आंसू झरना, लहर आंसू झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, और बताएं एक इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कामायनी महाकाव्य। कामायनी इनकी क्या है बेटा, महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य। बहुत अच्छी रचना, बार बार पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हमसे पूछ रहा है भाई। चलो बताओ रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों के नाम। रीतिबद्ध काव्यधारा कवियों के नाम कौन कौन हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि तो देखो रीतिबद्ध काव्यधारा में कौन है? पहले नंबर में ध्यान रखना बेटा केशव दास। ध्यान रखना, लिख लो इसको, नोट्स बना के लिख लो, बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी, ध्यान रखना, चिंतामणि त्रिपाठी। और तीसरे में ध्यान रखना मतीराम। चौथे में याद रखना पद्माकर। पांचवें में याद रखना भिखारी दास। ठीक है, तो आपको इतनी रचनाएं ध्यान रखनी हैं, ठीक है। आप लोग इनमें से ध्यान रखना। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा मतीराम। क्या हो जाएगा? मतीराम। तो रीतिबद्ध कवियों के नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, कह रहा रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में किसे प्रतिष्ठित किया? तो रीतिकालीन कवियों ने भैया ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया। किसको? ब्रज भाषा को प्रतिष्ठित किया है, ठीक है। चले भाई, चल। छायावादी युग के कवि हैं। चलो बताओ छायावादी युग के कवि कौन कौन हैं? तो छायावादी युग के कौन कवि हैं बताओ? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, महादेवी वर्मा। तो इसमें कौन आ जाएंगे आपके? पहला नंबर ध्यान रखना जयशंकर। 4 स्तंभ हैं इनके छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और तीसरे नंबर में है बेटा कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, पंत। चौथे नंबर पे आते हैं बेटा महादेवी वर्मा। कौन आते हैं? महादेवी वर्मा जी। तो ये बेटा आपके छायावादीन युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बेटा? 4 स्तंभ माने जाते हैं। इनको याद रखना, कभी भूलना नहीं। यहाँ से एग्जाम में
100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, महादेवी वर्मा। मैथिली शरण गुप्त की सबसे महाकाव्य कौन सा है बेटा, साकेत महाकाव्य की रचना की है। किसकी रचना की है, साकेत महाकाव्य की रचना किया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला, कनुप्रिया के रचयिता कौन है। तो कनुप्रिया के रचयिता हमसे पूछ लिया भैया कि कनुप्रिया के रचयिता कौन है, और उनके बारे में सारी बातें बतानी हैं, है ना। कनुप्रिया के रचयिता, चलो कनुप्रिया के बता दो ज़रा। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है, कनुप्रिया के रचयिता कौन है। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है, तो कनुप्रिया के रचयिता हैं बेटा, ध्यान रखना, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती वही हैं जिन्होंने ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, सातवां घोड़ा, ठीक है, उसके बाद गुनाहों का देवता, नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। तो इस प्रकार की इन्होंने रचना की है। ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने रचना किया है। ठीक है, तो उसके बाद और कौन कौन है भाई बताओ। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना बता दो। तो इनकी है बेटा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ठीक है, उर्वशी, उर्वशी, रश्मिरथी, रश्मिरथी। निराला की बता दो भाई, निराला की बता दो जरा। ठीक है, तो आप लोग निराला की रचनाओं को कमेंट्स करके बताइए, है ना, कमेंट करिए, थोड़ा आप भी एक्टिव रहिए। ठीक है, आप केवल इसको देखते मत रहिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा आप भी गूगल करेंगे तो आपको भी चीज़ें आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ये कोई एक चीज़ में आने वाली चीज़ नहीं है, जब आप निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आप देखेंगे हर बार मैं वही सारी चीज़ें बताता हूँ। जितने बार मुझे धर्मवीर भारती मिलते हैं यही सारी रचनाएं, इन्हीं में से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नई कविता युग के कवि हैं, तो नई कविता युग के कवि हैं बेटा शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसके बाद कुछ रचनाएं बता दो भाई, कुछ बताए, रचनाएं बता दो, कुछ रचनाएं बता दो। चलो, तो आप शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में ध्यान रखना। शिवमंगल सिंह के सुमन की रचना है माटी की बारात, माटी की बारात। ठीक है, युग के वाणी, युग की वाणी। ठीक है, हिल्लोल इनकी प्रथम कविता संग्रह है बेटा, हिल्लोल ऐसे लिखेंगे, हिल्लोल। ठीक है, इनकी प्रथम कविता संग्रह है। उसके बाद आ जाओ भाई, केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल में क्या है बेटा, युग की गंगा, युग की गंगा। ठीक है, नींद के बादल, नींद के बादल। अपूर्वा,
अपूर्व। अब आ जाओ भाई, यहाँ से आपका हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो जाता है बेटा। क्या स्टार्ट हो जाता है? हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव बताओ। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, जहाँ पे हास नामक स्थायी भाव होता है वहाँ हास्य रस होता है। शोक होता है बेटा करुण रस का। किसका होता है? करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव होता है कौन? शोक। रति होता है बेटा श्रृंगार रस का, लेकिन श्रृंगार रस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, श्रृंगार रस, ये तो गलत है, ये भी गलत है, इनमें सही, ये भी गलत। ठीक है, चलो आगे कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो बेटा। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होगी वहाँ पे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार की बात होगी। अच्छा, इस उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, जनहु, जानऊ, मानव आदि शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रूपक अलंकार की बता दो भाई। रूपक अलंकार की परिभाषा बता दो। रूपक अलंकार की परिभाषा बता दो। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में क्या होता है भाई? रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में परिभाषा सेम रहेगी, बस जहाँ पे ये संभावना होगा वहाँ पे भेद रहित आरोप हो जाता है। भेद रहित आरोप हो जाता है। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार में क्या आता है बेटा? रूपक अलंकार में कुछ आता है? हाँ, रूपक अलंकार में से, सा, सी, जैसा, वैसा आदि शब्दों का यूज होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल बंदौ हरि राई। ठीक है, चरण कमल बंदौ हरि राई। ठीक, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। उपमा बता दो भाई, चलो उपमा बता दो। तो उपमा बता दो जरा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड सुधार कर लो भाई। यहाँ पे बस। अब आ जाओ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है बेटा? से, सा, सी, समान। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाए? तुलना हो जाए। कहाँ हो जाए? किसी सजीव वस्तु की निर्जीव वस्तु से क्या हो जाए? तुलना हो जाए बेटा। किसी सजीव वस्तु की किसी निर्जीव वस्तु से तुलना हो जाए तो उसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन डोला। मन डोला। ठीक है, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। ये देखो यहाँ पे सरिस वध आ गया है ना, समान, जैसे, सा, सी, तुलना वाला भाव। तो ये क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कह रहा सोठा छंद के द्वितीय और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? तो 13 मात्राएं होती हैं सोठा में। ठीक है, 4 चरण होते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का
उल्टा होता है, ठीक है। और इसके पहले पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और सेकंड और चौथे नंबर में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोरठा की। और सेम यही हो जाता है दोहे में उल्टा। उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग बता दूं जरा, तो उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग है बेटा उप। अभी में कौन आ जाएगा? अभिशाप, अभिशाप, अभिमान, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अपमान, अपशब्द, ये शब्द किस में आएंगे? इसमें आएंगे, ठीक है। उपसर्ग वो होते हैं जो शुरुआत में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ आते हैं बेटा? पहले। उपसर्ग शब्द के कहाँ आते हैं? पहले आते हैं, पहले लगते हैं। और प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के अंत में, शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। चल अगला क्या? त्रिभुवन में समास। तो त्रिभुवन में बेटा देखो संख्यावाची है, जब संख्यावाची होता है तो वो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास होगा। यदि संख्यावाची होगा तो क्या होगा बेटा? द्विगु समास होगा। संख्यावाची जो होगा वो कैसा समास होगा? द्विगु समास होगा। जैसे त्रिकोण हो गया, त्रिनेत्र हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? द्विगु समास हो जाएंगे। चलो ओष्ठ का तद्भव बता दो। तो ओष्ठ का तद्भव होता है बेटा ऊंट, है ना। ऊंट क्या होता है? ऊंट होता है। चल युष्मद् शब्द के सप्तमी एक वचन। तो युष्मद् शब्द का सप्तमी एक वचन बेटा त्वयी होता है। इसको जब हम याद कराएंगे तभी आपको आएगा, अन्यथा आप केवल इसको 1 नंबर का आता है बेटा। इसको हम 1 क्लास लेंगे, 2 क्लास, इसको आराम से कायदे से याद करने की ट्रिक भी बताएंगे और इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल बार बार गलत होता रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं बेटा? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ध्यान रखना। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्तवाच्य, छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, नहीं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। जब कर्तवाच कर्मवाच्य में बदलता है तो बेटा वहाँ के, द्वारा, से ये सब जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कर्तवाच कर्मवाच्य में बदल जाता है ना। ये भी गलत। अंतिम सवाल कह रहा है वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुषलिंग वचन काल कारक आदि कारक में परिवर्तन नहीं होता है बेटा, नहीं होता है, ध्यान रखना। तो संज्ञा में हो जाता है, सर्वनाम में हो जाता है परिवर्तन। अव्यव पद, जो अव्यव पद होते हैं यही विकारी शब्द होते हैं बेटा। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इन शब्दों में कोई भी लिंग काल कारक और इन सब का कोई पुरुष का फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।